हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ यहाँ पे। जो मैं आज टॉपिक पढ़ाऊँगा स्टैटिस्टिक्स पे, लीनियर एस्टिमेशन पे पढ़ाऊँगा। इसमें लीनियर एस्टिमेशन पार्ट 1 और लीनियर एस्टिमेशन पार्ट 2 में बांट दिया है, जिसमें से आपका लीनियर एस्टिमेशन में पे आपको लीनियर मॉडल बताऊँगा मैं। ठीक है। और सेकेंड वाले पे आपको बेस्ट एस्टिमेट कैसे ऑब्टेन करते हैं मैं वो बताऊँगा। ये ISS गेट और CSIR नेट, ठीक है, और भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उस पे क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड जो होता है क्वेश्चन आधा ही आता है। ISS में 3 4 5 आ जाते हैं क्वेश्चन। CSIR नेट में 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक पे क्या थ्योरी यूज़ होता है, कैसे कैसे उसको अप्लाई करते हैं CSIR नेट के क्वेश्चन पे, वो सब मैं बताऊँगा। ठीक है। तो इस पर मैं थ्योरी जितने भी यूज़ होते हैं उन सबको मैं आपको समझा दूँगा एग्जाम्पल से लेके, और बाकी जो CSIR नेट पे बेस्ड क्वेश्चन जो आए हैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो आपका जो है इस टॉपिक में लीनियर एस्टिमेशन जो पार्ट 1 है उस पर लीनियर मॉडल बताऊँगा मैं। इस लीनियर मॉडल में क्या है कि आपका जो मॉडल दिया है वो Y1 से लेकर ये मॉडल दिया हुआ है। कैसे है आपको बताता हूँ मैं। जो आपका Y1 है, ठीक है, और ये क्या है, A11 है, β1, ठीक है। ये आपका पैरामीटर है, ये आपका है क्या, रैंडम वेरिएबल्स है। ठीक है। ये इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको कोफिशिएंट वेक्टर बोलेंगे या कांस्टेंट बोलेंगे। ये क्या होगा, एरर वेक्टर होगा यहाँ पे। तो ये आपका दिया हुआ है मॉडल। ठीक है। इसमें y को क्या बोलते हैं, y जो है वो आपका i का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या होगा, रैंडम वेरिएबल इसको बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। लीनियर मॉडल आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है। अगले वाले में आप 2 पुट करेंगे, ठीक है ना, 1 पुट करेंगे, फिर आप लोग बनाना आता ही होगा। ठीक है। तो ये मॉडल है, आप लोग राइट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक। और आपका ये रैंडम वेरिएबल होगा। EI क्या है यहाँ पे, EI जो होगा I से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक जा रहा है। ये होगा एरर फंक्शन बोलेंगे या एरर वेक्टर बोलेंगे, ये बोलेंगे रैंडम वेक्टर इसको बोल सकते हैं। ठीक है। रैंडम वेक्टर बोलेंगे। ये जो होगा आपका बीटा जो आपका जे है, ठीक है, इसको बीटा जे बोलेंगे। और जे का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, p तक जाएगा। ये क्या होगा, पैरामीटर वेक्टर होगा। ये होगा पैरामीटर वेक्टर होगा। ठीक है। ये पैरामीटर वेक्टर होगा। ठीक। और ये जो आपका दिया हुआ है AIJ, ये क्या है, आई और जे का तो वैल्यू जान ही रहे कैसे पुट करना है। ठीक है। तो ये AIJ क्या है आपका है कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे। मतलब 1 2 3 कुछ भी इस मॉडल में रहेंगे। ठीक है। कांस्टेंट होंगे या फिर कोफिशिएंट वेक्टर बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका है लीनियर मॉडल दिया हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आपका लीनियर एस्टिमेशन में लीनियर मॉडल दिया हुआ है, उसका ये मतलब होता है। क्वेश्चन में भी यही अप्लाई होगा। तो आप लोग को ये जानकारी रखना है कि क्या क्या है। ठीक। तो मेरे क्या बताने का मतलब ये होता है कि जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा में होता है कि 2 वेरिएबल्स दिए होते हैं x एंड y। ठीक है। 2 वेरिएबल्स क्या दिए होते हैं, x एंड y। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका ये रैंडम वेक्टर दिया है, ठीक है, या इसको रैंडम वेक्टर बोल सकते हैं या फिर इसको ऑब्जर्वेशन वेक्टर बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन वेक्टर, ठीक है, और पैरामीटर और एरर, ठीक है, एरर वेक्टर, पैरामीटर वेक्टर एंड ऑब्जर्वेशन वेक्टर के बीच में जो लीनियरली रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मॉडल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो, स्क्वायर फॉर्म में ना हो, है ना। कोई भी वेरिएबल जो होता है स्क्वायर फॉर्म में ना दिया हो, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि रैंडम वेक्टर या रैंडम वेरिएबल्स, कांस्टेंट पैरामीटर और एरर वेक्टर के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है वो लीनियर मॉडल होता है। ठीक है, तो ये लीनियर मॉडल हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी बताते जा रहा हूँ उसको आप शॉर्ट नोट्स में आप जो मैं बता रहा हूँ उसको हिंदी में राइट कर लीजिए। ठीक है, और बाकी तो बहुत सारे बुक्स हैं जो इंग्लिश पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बाकी सब वही मतलब ही है, मैं उसका ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है कि जो इंग्लिश में दिया है उसको हिंदी में समझने में थोड़ा बहुत परेशानी होता है, तो मैं इसको ऐसा बता देता हूँ, और जो इंग्लिश जिसको समझ आता है उसको समझ आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो वो इंग्लिश वाला पढ़ ही सकता है। तो आप लोग इसको आप राइट करते जाइएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताते जा रहा हूँ और ये मॉडल जो भी यहाँ पे बताते जा रहा हूँ उसको नोट्स करते जाइएगा, फिर आगे कैसे अप्लाई होता है मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट लीनियर मॉडल के बाद में। अब इसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम जो मॉडल दिया होता है उसको हम बताता हूँ कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको लीनियर मॉडल को। देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियर मॉडल जो होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू ए बीटा प्लस ई। यहाँ पे y क्या है, y बताया कि ये क्या है, ऑब्जर्वेशन वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट वेक्टर है। b क्या है, बीटा क्या है, पैरामीटर वेक्टर है। और जो e क्या है, एरर वेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियर मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं। नोटेशन क्या होगा, अगर हम इसका ये जो yi है वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मलिटी को फॉलो करेगा, ए बीटा, ठीक है, एंड सिग्मा स्क्वायर आई। कैसे, यहाँ पे ये जो सिग्मा स्क्वायर आई है वो डिस्पर्शन मैट्रिक्स का दिया हुआ है, ये वेरिएंस है, डिस्पर्शन मैट्रिक्स का वेरिएंस है ये, इसको बोलेंगे वेरिएंस मैट्रिक्स, वेरिएंस है। ठीक है, ये वेरिएंस के बारे में क्या है, कैसे किसको बोलते हैं, मैं आपको मल्टीवेरिएट जब एनालिसिस का टॉपिक्स बताऊंगा उसे मैं इस सबको क्लियर कर दूंगा, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्पर्शन मैट्रिक्स है और ये आपका ये इतना हो गया। हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे खुद ही देखो, इसका अगर इस मॉडल में अगर मॉडल दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन लेते हैं इसका, तो ए बीटा एक्सपेक्टेशन और ई एरर आता है। ठीक है, तो हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, किसी भी एरर का जब हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो 0 वैल्यू आएगा, पैरामीटर का हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो पैरामीटर के इक्वल आ जाता है। अगर ई बीटा 1 दिया है तो बीटा 1 के ही इक्वल आएगा, समझ में आ रहा है, या कोई भी बीटा 2 दिया हो, बीटा 3, उसका एक्सपेक्टेशन लेंगे तो उतना ही आएगा। तो इस तरीके से जब हम इसका लिए तो ये कितना आ गया, ए बीटा आ गया और ये वाला 0 हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे मीन जो है रखे हैं ए बीटा, डिस्पर्शन मैट्रिक्स ये होता है। ठीक है, जब इसका हम निकालेंगे तो चाहे तो हम इसको वाई आई ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका इतना चीज़ नोटेशन में। तो आप लोग इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे मॉडल को चेंज करते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो आपका अगर मॉडल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से एग्जांपल के लिए, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसीजर होता है। ठीक, जैसे उसमें क्या है आपका कांस्टेंट वेक्टर, जैसे उसमें 2 वेरिएबल यूज होता है, उसी तरीके से यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर और रैंडम वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ये टर्न्स यूज हो रहे हैं, तो ये लीनियर मॉडल है। तो अब अगर कोई लीनियर मॉडल दिया है, अब उसमें ये जो लीनियर मॉडल बताया जा रहा है लीनियर एस्टिमेशन में, उसका हम क्यों क्या करते हैं यूज़, हम ये चेक करते हैं कि कोई पैरामीटर अगर लीनियर मॉडल में है, प्रेजेंट है, तो वो क्या पैरामीटर एस्टिमेबल है, उसकी एस्टिमेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हम इससे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जब कोई भी पैरामीटर एस्टिमेबल तभी होगा जब उसके रेस्पेक्ट में एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडल अगर दिया हुआ है, एग्जांपल के लिए कोई मॉडल दिया हुआ है, ठीक है, ए बीटा
बीटा वन प्लस टू बीटा टू, ठीक। और ई वन, ये सॉरी ये वन है, ये टू है, ये बीटा टू बीटा वन हो गया, और ये टू बीटा टू हो गया, ये ई टू हो गया। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे आपका तो जान रहे हैं, वाई वन से लेकर वाई टू हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से ये वाला आपका कांस्टेंट, ये हम जान रहे हैं ना, वाई बराबर ए बीटा, ऐसे चेंज करेंगे ना, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, ये वन है तो वन टू टू टू, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। बीटा क्या है, ये पैरामीटर बीटा वन बीटा टू दिया है, और इरर टर्म्स क्या है, इरर वेक्टर, ये ई वन ई टू हो गया। तो इस तरीके से चेंज करते हैं। तो ये लीनियर मॉडल दिया है, उससे हम मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं, है ना। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये हो गया, बाकी ये हो गया। अब हम एस्टिमेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक एस्टिमेबिलिटी, तो वो दो तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। वो कैसे चेक होता है, जैसे कि आपका कोई अगर दिया हुआ है मतलब कि अगर ये इस तरीके से लीनियर मॉडल दिया है और उसकी एस्टिमेबिलिटी चेक करना है, ये कैसे निकालेंगे, एस्टिमेबल है कि नहीं है, वो कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि कोई जो पैरामीटर है वो एस्टिमेबल तभी होगा जब उसके रेस्पेक्ट में एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाए। जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर हमारे पास पूछ दे, ये आप लोग राइट करते जाइएगा, अगर इसमें पूछ दे कि आप बताइए कि ये एस्टिमेबल है कि नहीं है ना, बोल देगा कि बीटा वन एस्टिमेबल है कि नहीं है, एस्टिमेबल है कि नहीं है ना, तो एस्टिमेबल चेक कर रहे हैं ना। तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे कि बीटा वन है, इसमें कोई प्रोसीजर अप्लाई, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें जिससे हमारा बीटा वन इक्वल बचे। जैसे देखो यहाँ पे टू बीटा टू है, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इक्वेशन वन ये दिया है और इक्वेशन टू दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बीटा वन बचेगा, ठीक। तो ये हम क्या कर देंगे, इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को माइनस कर दिए, ठीक। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, टू बीटा वन और बीटा वन हो गया, टू बीटा टू प्लस टू बीटा टू माइनस टू बीटा टू, और E2 माइनस E1। अब इसका एक्सपेक्टेशन लीजिए, ठीक है। ये बीटा वन आएगा, ये कट जाएंगे, बाकी इरर टर्म बचेगा, एक्सपेक्टेशन लिए ना, तो ये हो गया। हम जानते हैं ये सब जीरो बन जाएंगे क्योंकि हम इसका मतलब जानते हैं जीरो ही होता है, और ये बीटा वन के इक्वल हो गया। तो देखिए किसी भी पैरामीटर का एस्टिमेबिलिटी जब चेक करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब हम उस तरीके से ऑपरेशन बनाएं और उसमें एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने पे उस पैरामीटर इक्वल हो जा रहा है तो एस्टिमेबल है। तो यहाँ पे बीटा वन क्या है, एस्टिमेबल है। उसी तरीके से बीटा टू के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो भी दिया होगा बीटा वन प्लस बीटा टू कैसे एस्टिमेबिलिटी होगा, तो इस तरीके से ऑपरेशन लगा कर सकते हैं। कुछ भी हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके हम उसके इक्वल ला के उसके एक्सपेक्टेशन में आपका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कराना पड़ेगा तो वो एस्टिमेबल होगा, और अगर नहीं करता है तो वो नहीं होगा एस्टिमेबल। उसी तरीके से जो दिया हुआ है कि अगर मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि इसमें निकालने में दिक्कत हो रहा है तो हम मैट्रिक्स के जरिए हम इसको कर सकते हैं। अब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे कन्वर्ट कर लेंगे तो जो मैट्रिक्स दिए हैं उसका क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल हो जाता है तो वो एस्टिमेबल होगा, और अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो इस तरीके से इसमें हुआ है, ठीक है। ठीक है, प्लस E1, y2 का वैल्यू दे दिया बीटा वन, टू बीटा वन प्लस थ्री बीटा टू दे दिया, और यहाँ पे E2 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मॉडल दिया है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे, इन मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे।
ये दिया हुआ है, हमको किस फॉर्म में चेंज करना है, मैट्रिक्स फॉर्म का जो ये लीनियर मॉडल दिया है, सॉरी ये क्या है, लीनियर मॉडल दिया है, लीनियर मॉडल, ठीक, लीनियर मॉडल दिया है। तो हम इसका क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियर मॉडल का क्या होता है, ए बीटा ई होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन वेक्टर क्या दिया है, y1 और y2 दिया है, और ये कोफिशिएंट में कोफिशिएंट आपका मैट्रिक्स है ना, या फिर कोफिशिएंट वेक्टर क्या दिया है आपका, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये आपका जो है 1 2 1 3, ये आ जाएगा आपका 1 2 1 3 हो जाएगा, ठीक। और बीटा जो पैरामीटर आपको वैल्यू दिए हैं क्या है, बीटा 1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 2, मतलब कि सिर्फ आपका क्या आ रहा है, बीटा 1 और बीटा 2, ये दो ही पैरामीटर हैं, ठीक। आपके चार कोफिशिएंट ये कांस्टेंट वैल्यू दिए हैं, 1 1 1 2 3 ये दिए हैं, और उस तरीके से आपका जो इरर दिया है, इरर वेक्टर, वो E1 और E2 दिया है, ठीक है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसमें हम क्या करते हैं, अब ये बता दिया, पहले आप चेंज करना सीख कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं कैसे होता है। अब देखते हैं पहला जो लीनियर मॉडल से, ठीक है, ये लीनियर मॉडल जो दिया है उससे हम एस्टिमेबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि वो लीनियर मॉडल आपका जो दिया है वो एस्टिमेबल है या नहीं। आप क्वेश्चन में दे देगा, इस तरीके से मॉडल दे देगा, अब बोलेगा कि आप ये बताइए कि बीटा 1 एंड बीटा 2 ये क्या है, एस्टिमेबल है। तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो ऐसे चेक करेंगे कि इसके लिए एक रूल है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लीनियर मॉडल दिया है, हाउ टू एस्टिमेबिलिटी, चेक एस्टिमेबिलिटी, चेक एस्टिमेबिलिटी एबिलिटी, कैसे चेक करेंगे कि वो एस्टिमेबल है कि नहीं। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। डायरेक्टली जब आपके पास दिया हो, ठीक, तो आप जब उसका एक्सपेक्टेशन लें, ठीक है, अगर हमारे पास L ट्रांसपोर्ट Y दिया है, LS Y दिया है, तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब है L1, ठीक है, Y1 L2 Y2 जैसे करके LN और YN, ये आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका हम एक्सपेक्टेशन लें, इसका एक्सपेक्टेशन लें, तो ये क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ये एग्जिस्ट ये करना चाहिए कि जब हम ये कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गामा बीटा के इक्वल हो जाए। कैसे, इसका पैरामीटर, हम इसका एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो पैरामीटर आ गया, ठीक है, ये चेंज होकर ऐसा निकल गया, मतलब कि किसी पैरामीटर का क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाएगा, तो वो लीनियर मॉडल क्या हो जाएगा, एस्टिमेबल हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल देके बताते हैं। यही एग्जांपल आपका दिया है और इसमें पूछ दिया क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल उसी में डाल लीजिएगा। तो चेक देन इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, तो इसमें आपका एग्जांपल मैंने इसको थोड़ा सुधार दिया। देन एस्टिमेबल बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, या फिर बीटा 1 प्लस बीटा 2, क्या ये एस्टिमेबल है, ये तीनों चीज। तो इसमें चेक करना है कि ये क्या तीनों एस्टिमेबल है कि नहीं है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो एग्जांपल अभी मैं जो CSIR नेट पे आए हैं क्वेश्चन, वो अगले वीडियो में आपको अपलोड करूंगा, जितने प्रीवियस ईयर में आए होंगे,
ठीक है, चाहे ICS में आए होंगे चाहे CSI नेट पे, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एस्टिमेबिलिटी ऐसे चेक करना है। अब यहाँ पे आप लोग जब नोट किए हैं ना, तो इसमें तो आप लोग को पता ही है कि डिस्पर्शन मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आई है नी, और ई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ए बीटा के इक्वल आता है। तो ये सब आपका नोटेशन है, वो सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब की जरूरत पड़ती है। और जब हम बीटा का करते हैं किसी भी चीज़ का, बीटा 1 का करेंगे तो क्या आएगा, बीटा 1 आएगा। और अगर बीटा 2 का करेंगे तो ये क्या आएगा, बीटा पी का करेंगे तो बीटा पी ही आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इधर फंक्शन का एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो 0 आता है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसे अप्लाई करने वाले हैं, इसको अब मिटा देते हैं, चेक करते हैं कैसे एस्टिमेबिलिटी होता है। तो इसमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अब इसमें देखते हैं कि बीटा 1 एस्टिमेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पैरामीटर एस्टिमेबल तभी होगा, कोई पैरामीटर एस्टिमेबल तभी होगा जब उसके रिस्पेक्ट में एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाए। लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाए, कैसे एग्जिस्ट करेगा, हम चेक करेंगे कि बीटा 1 के लिए। ठीक है, बीटा 1 एस्टिमेबल है कि नहीं है, तो इसके लिए चेक करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे इस दोनों इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में देखेंगे कि आपका जो लीनियर मॉडल दिया है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, इस तरीके से इसका बनाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ इक्वल में क्या बचे, बीटा 1 बचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि 2, इसमें 2 बीटा है, इसमें क्या है 1 बीटा है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, और ये क्या है सेकंड वाला इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, देन क्या होगा, 2y1 इक्वल टू 2 बीटा 1 हो जाएगा, ये प्लस 2 बीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 एरर 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये क्या बन गया, इक्वेशन 3 बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से क्या कर दें, इक्वेशन 1 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, देन क्या होगा, यहाँ पे आप लोग चेक, सॉरी ये 2y1, ठीक है, माइनस y2 इक्वल टू 2 बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2 प्लस 2 इधर फंक्शन माइनस, इसको पूरा माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बीटा 1 माइनस 2 बीटा 2 माइनस e2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है, ये 2 बीटा 2 और 2 बीटा 2 ये खत्म हो गए। अब यहाँ पे 2 बीटा 1 में बीटा 1 चला जाएगा तो बचेगा क्या, ये 2y1 माइनस y2 इक्वल टू बच जाएगा बीटा 1। ठीक है, और ये 2e1 माइनस e2 हो जाएगा। अब इसका एक्सपेक्टेशन करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन लिए प्लस 2e1 माइनस, ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्टेशन ले लिए इसका। अब ये एग्जिस्ट करेगा क्या, एक्सपेक्टेशन 2y1 y2 ये हो जाएगा e बीटा 1 प्लस 2 एक्सपेक्टेशन e1 माइनस एक्सपेक्टेशन e2। ठीक है, आप लोग को पता है कि ये वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। इधर फंक्शन का एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो ये 0 माइनस 0, और ये क्या बचेगा, किसी पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन लेंगे तो पैरामीटर ऐसा आ जाता है। तो इस तरीके से आप खुद देखिए कि ये जो आया ये वाला, ये क्या इस पैरामीटर के करेस्पॉन्डिंग या इसके रेस्पेक्ट में एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट किया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 2y1 माइनस y2, एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया। तो ये पैरामीटर के लिए या पैरामीटर के रेस्पेक्ट में एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया, मतलब ये जो बीटा 1 पैरामीटर है वो एस्टिमेबल है। ठीक है, इस लीनियर मॉडल में क्या है, एस्टिमेबल है।
अब हम चेक करेंगे कि ये बीटा वन तो एस्टिमेबल हो गया, मतलब ये राइट हो गया। अब बीटा टू के लिए चेक करेंगे इसी तरीके से, जो भी हमको ज़रूरत पड़ेगा बीटा टू लाने के लिए, उसमें माइनस प्लस हम कुछ भी ऐड करें या मल्टीप्लाई करके ऐड करें, जैसा भी करें वो आपको जुगाड़ बनाना है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे बीटा टू के लिए, तो ये अब ये बीटा टू के लिए चेक करेंगे कि बीटा टू एस्टिमेबल है कि नहीं है। आप यहाँ पे खुद देखो कि बीटा टू एस्टिमेबल है कि नहीं है। इसमें टू बीटा टू है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, वन बीटा वन है। हम डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इक्वेशन टू माइनस वन, देन y2 माइनस y1 हो जाएगा, एंड बीटा वन प्लस टू बीटा टू माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू, ठीक है। और इधर का क्या था, e2 माइनस e1, ये ऐसा। तो यहाँ पे बीटा वन एंड बीटा वन इकट्ठ हो गया, टू बीटा टू से एक माइनस हुआ तो क्या बचा, बीटा टू बचा। अब यहाँ पे e2 माइनस e1, उसी तरीके से y2 माइनस y1 हो गया। अब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लिए, y2 माइनस y1 इक्वल टू e बीटा टू हो गया, एंड e एक्सपेक्टेशन टू एंड एक्सपेक्टेशन इधर वेक्टर है ना। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो आ गया। अब इधर का क्या होगा, बीटा टू हो जाएगा एंड ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आपका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया। ये देखिए, ये जो आया है ये बीटा टू के रेस्पेक्ट में, ये जो बीटा टू पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में एक लीनियर कॉम्बिनेशन y2 माइनस y1 एग्जिस्ट कर गया, इसलिए बीटा टू भी क्या हो जाएगा, एस्टिमेबल हो जाएगा। तो ये बीटा टू क्या हो गया, एस्टिमेबल हो गया। अब बीटा वन प्लस बीटा टू का चेक करेंगे कि क्या वो एस्टिमेबल है कि नहीं है। तो इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम क्या करें इसमें कि बीटा वन प्लस बीटा टू बचे। तो बीटा वन प्लस बीटा टू बचेगा, ऐसा करने के लिए अगर हम इससे क्या कर दें, टू से मल्टीप्लाई करें तो भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऐसा नहीं बचेगा, ठीक है। अगर थ्री से इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक, और इसका वो करेंगे तो यहाँ पे फिर टू बच जाएगा। तो ऐसा कोई कंडीशन में अभी हमारा ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके से अगर आपको कभी कठिनाई पड़ती है तो हम क्या करते हैं, रैंक मेथड से करते हैं, ठीक है। रैंक मेथड से एस्टिमेबिलिटी चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इस तरीके से सिंगल चीज़ों के लिए हमने क्या किया, एस्टिमेबिलिटी चेक कर लिया। अगर यहाँ पे पॉसिबल होता है तो आप लोग एक बार चेक करके देख लीजिएगा, बीटा वन प्लस बीटा टू। बस आपको इस तरीके से आपको बनाना है कॉम्बिनेशन कि इधर माइनस या प्लस करने पे, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन में माइनस प्लस करने से हमारा क्या बनना चाहिए, बीटा वन प्लस बीटा टू। अगर यहाँ पे थ्री है ऐसे कॉमन आ जा रहा है तो इधर हमारा y1 y2 जो भी कुछ बन रहा है कॉम्बिनेशन में, तो ये नीचे आके एस्टिमेबिलिटी इसको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैरामीटर इसका एस्टिमेबिलिटी आ जाएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि एस्टिमेबिलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो आगे जो अभी रैंक मेथड बताने वाला हूँ उससे ईजी हो जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के। तो चेक कर लेते हैं, और सॉरी अब चेक क्या करेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। जैसे आप लोग को जो लीनियर एस्टिमेशन में जैसे मैं बताने वाला था आपको रैंक मेथड,
तो वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपका, ठीक है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्या है? रैंक मेथड, ठीक है, आपको रैंक मेथड है। जैसे आप लोग मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम रैंक निकालें और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, वो मैट्रिक्स क्या होता है, इससे हम रैंक चेक कर लेते हैं। लेकिन इस लीनियर मॉडल में हम क्या करेंगे कि एस्टिमेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा मॉडल दिया है वाई ए बीटा प्लस ई दिया है, ठीक है, तो इसमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका मैट्रिक्स आएगा, आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ए, वो क्या है आपको पता ही है, ए आई जे, ठीक है, एन क्रॉस पी का आपका ये जो आपका मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, इसमें जो आपका पहला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल होता है। ये होता है नंबर ऑफ वेरिएबल। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताया गया है। शॉर्ट में आप जान लो कि जो सेकंड वाला होता है, जो कॉलम वाला चीज़, वो क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल होता है, और फर्स्ट वाला जो होता है नंबर ऑफ इक्वेशन होता है। इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में, ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशन। तो मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, रैंक अगर निकालते हैं, इसका रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालते हैं और वो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल या फिर इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर, इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ पैरामीटर इसको बोले, तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर के अगर इक्वल आ जाता है इसका रैंक, तो वो क्या होगा, तब वो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर जो होंगे वो एस्टिमेबल होंगे, ठीक है, पैरामीटर एस्टिमेबल होंगे। बट अगर इस मैट्रिक्स का जो लीनियर मॉडल दिया है उसमें मैट्रिक्स जो निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे, उससे हम अगर रैंक निकालें और नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो मैट्रिक्स आपका क्या है, वो एस्टिमेबल है, या फिर वो आपका लीनियर मॉडल क्या हो जाएगा, एस्टिमेबल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू के कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू के कंडीशन में आ जाता है एन के, ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स को बोल सकते हैं, या फिर पी के नॉट इक्वल हो जाता है, इसको बोल सकते हैं हम डायरेक्ट इधर पी, ठीक है, ये नंबर ऑफ पैरामीटर है, ये पी है ना, नंबर ऑफ वैल्यू नंबर ऑफ पैरामीटर। तो अगर जो आपका उसका रैंक है पी के इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो क्या होंगे, एस्टिमेबल नहीं होंगे। तो रैंक निकालने का अगर आपको पता नहीं है आइडिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रैंक निकालने के लिए दो तरीके से ही हम रैंक ऑब्टेन करते हैं। पहला जो तरीका होता है, अगर आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, पहले आपको जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम पहचानते हैं कि किस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। रो एचलन फॉर्म, मतलब कि अगर आपका जीरो रो वाइज अगर जीरो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, रो वाइज आपका जो जीरो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, तो रो एचलन फॉर्म है। एग्जांपल के लिए 1 1, ठीक है, 2 या फिर 0 दे दिया है, 0 0 1 1 0, और यहाँ पे क्या दे दिया है, 0 0 0। तो यहाँ पे आप खुद देखो कितना है, ये रो एचलन फॉर्म है, इंक्रीज हो गया 0 0, यहाँ पे फर्स्ट रो में नहीं है 0, सेकंड रो में 0 आ गया, फिर थर्ड रो में आपका क्या हो गया, 2 0 हो गया, है नहीं। इस तरीके से जब आपका क्या होगा, इंक्रीज होते जाता है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे काउंट करते हैं। अगर अगले स्टेप में जाते तो हमारा क्या होता है, ये थर्ड स्टेप तक होता है, 0 0 0। तो इस तरीके से अगर रो एचलन फॉर्म में दिया है, तो जब नंबर ऑफ इक्वेशन होता है, नंबर ऑफ रो जो होता है, नॉन जीरो रो होता है, जैसे आपका क्या है, ये नॉन जीरो रो है, ये दो नॉन जीरो हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 2, ठीक है। ये क्या होगा, नंबर ऑफ
नॉन जीरो रो। ठीक, इसको मैं अच्छे से लिखा ही देता हूँ। रैंक चेक, कैसे चेक करेंगे रैंक? आपका अगर इफ मैट्रिक्स रो एचलन फॉर्म, रो एचलन, ठीक है, एचलन फॉर्म, देन आपका क्या हो, रो एचलन के फॉर्म में दिया हो तो उस तरीके से, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया मैं 1 2 0 0 0 1 0 0 0, इस तरीके से अगर आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या हो गया, आपका नॉन जीरो रो क्या हो गया, 2 हो गया। देन इसका रैंक क्या होगा, डायरेक्टली हम बता सकते हैं, ये रो एचलन फॉर्म का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो ये कितना दिया है नॉन जीरो रो, 1 2, ये 2 ही दिया है ना, तो तीसरा वाला आपका जीरो वाला रो है, नॉन जीरो ये है, ये ऐसा हो गया। और दूसरा कैसे चेक करते हैं, दूसरा अगर हमको रैंक निकालना है, आपका रो एचलन फॉर्म में ना दिया हो, ठीक है, रो एचलन फॉर्म में ना दिया हो, नॉट रो एचलन फॉर्म, देन उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में या तो हम उस मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर उस फॉर्म में अगर कोशिश करने के बावजूद भी अगर रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, अगर हो जाता है तो ऐसे तो हम निकाल लेंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, उससे हम एक सब मैट्रिक्स उठाते हैं। सब मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वो हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि रो और कॉलम दोनों सेम हो, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है नी, 3x3 का मैट्रिक्स या 1x1 का मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपका जो आपका अगर रो एचलन फॉर्म में न दिया हो, उसमें से हम क्या करते हैं, सब मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है, सब मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या होगा। हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो सब मैट्रिक्स होता है, जैसे कि 1 2 और 0 और आ गया 0 1 है नी, और 2 आ गया। अब इसमें अगर हम नहीं बदल पा रहे हैं, एग्जाम्पल बेसिस बता रहे हैं कि हम इसको कन्वर्ट किए, बहुत ऑपरेशन लगाए, R1 R2 का जो भी लगाए, अब ऐसे आ रहा है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई ये 2x3 का मैट्रिक्स है नी, तो इसका सब मैट्रिक्स से उठाएंगे, ये वाला उठेगा, 2x2 का उठ रहा है 1 2 0 0 1। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए तो आपका ये भी सब मैट्रिक्स है, ये 1x1 का बन जाएगा, या फिर 2 को भी बोल सकते हैं वाला 1x1 का, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो आपका सब मैट्रिक्स बनता है, इसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं, जो अपने से उठाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में, वो हाईएस्ट ऑर्डर वाला क्या है, 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा रैंक, इसका जो हम रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग राइट कर लीजिएगा, है ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताया उसको आप ये एग्जाम्पल लिखे नीचे आप लोग राइट कर लीजिएगा, तो आप लोग को याद रहेगा। उसी तरीके से इसमें भी लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालते हैं मैट्रिक्स का रैंक, और एक सब मैट्रिक्स के अगर रो एचलन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है ऑपरेशन लगाने के बाद भी, तो हम सब मैट्रिक्स उससे ऑप्टेन करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर वाला, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स का रैंक होता है, ठीक है। अब ये बताने वाली बात थी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम था वो बता रहा था, उसको मैं बता देता हूँ। तो ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपका क्या होगा रैंक,
एक रैंक होगा आपका रैंक ऑफ ए ट्रांसपोर्ट और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोर्ट ये गामा। इसका मतलब ये है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा और ये आपका क्या होगा, जो आपका मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसका जो मैट्रिक्स दिया है आपका, है ना, अगर ए मैट्रिक्स दिया है और फिर उसका हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर एग्जांपल के लिए आपका ये 1 0 दिया है और ये 2 1 दिया है, तो इसका अगर ये ए है तो इसका ए ट्रांसपोर्ट जो होगा रो वाला कॉलम में और कॉलम वाला रो में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये रो है 1 0, तो ये 1 0 हो जाएगा कॉलम में, उसी के 2 1 जो दिया है वो कॉलम में। तो ये ए ट्रांसपोर्ट का ये हो गया। अब इसका जो रैंक होगा, ठीक है, वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल हो जाता है, तब आपका क्या होगा, वो लीनियर मॉडल या पैरामीटर जो होगा वो एस्टिमेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हो गया और ये आपका ए ट्रांसपोर्ट का जो होता है रैंक हो गया। अगर ऐसा हो तब एस्टिमेबल होगा और अगर ऐसा हो तब एस्टिमेबल होगा। ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। अब रैंक कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है। अब इसमें देखते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे होता है, तो मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, ये आप लोग थ्योरम में देख लीजिए। वैसे मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा। एग्जांपल में इसमें ये होगा कि अगर आपका जैसे कि एक मैट्रिक्स दे दिया आपका हाँ, और इसमें ना मुझे तीसरा पॉइंट बताना था कि बीटा जो बीटा पैरामीटर है उसका एक्यूरेट वैल्यू जो होता है बीटा कैप है, ये बीटा कैप वो क्या फॉलो करता है, नॉर्मलिटी को फॉलो करता है, जिसका मीन बीटा होता है एंड, ठीक है, क्योंकि इसका हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो बीटा ही आएगा। और उसका जब वेरिएंस निकालते हैं एक्यूरेट वैल्यू का वो इतना आता है, ठीक है। और बीटा के एक्यूरेट वैल्यू का जो आपका बीटा कैप का जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो ऐसे निकालते हैं। जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका हम ट्रांसपोर्ट निकालेंगे ए और उसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा निकालते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अगर ए बीटा कैफ का हम अगर करते हैं तो ये बीटा आएगा, ठीक है। एंड इसका वेरिएंस निकालेंगे बीटा कैफ का, तो वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर ए ट्रांसपोर्ट ए का इन्वर्स होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो आई होप ये आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। कहीं पे डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो एग्जांपल बताने वाला था वो कैसे निकालते हैं, उसका रैंक कैसे निकालते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ठीक है, किस तरीके से इस पे रैंक से हम एस्टिमेबिलिटी चेक करते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय, थैंक यू।